नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप सिंह चौधरी अभिव्यक्ति क्लासेज जयपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इतिहास के जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं वो है 1857 की क्रांति। यहाँ ये जो टॉपिक है आपके लिए इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से भी कम 2 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो राजस्थान जीके का कोई क्वेश्चन पेपर हो या इंडिया जीके का कोई क्वेश्चन पेपर हो। इतिहास में 1857 की क्रांति जितनी ऐतिहासिकता रखती है उतनी उपयोगिता भी रखती है। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। यहां मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। इसके हम अगर पृष्ठभूमि के बारे में देखें तो 1857 की क्रांति किन कारणों से, किन परिस्थितियों के अंदर ये क्रांति हुई, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि समय था 17वीं शताब्दी के प्रारंभ का, यानी कि 1600 ईसा पूर्व के पास का। इस समय एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है और ये एक जो व्यापारिक कंपनी थी, देखते ही देखते हमारे सामने एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आती है। एक युद्ध हुआ इतिहास में जिसे कहा जाता है द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध 1757 में। 1600 ईस्वी में व्यापार के उद्देश्य से आई हुई कंपनी प्लासी के युद्ध के बाद भारत की एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आती है, क्योंकि इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था। बाद में एक और युद्ध हुआ जिसे कहा गया बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध जो है ये लड़ा गया 1764 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद जब बंगाल प्लासी के युद्ध के बाद जीता तो इस युद्ध के बाद मुगल शासक पराजित हुआ, अवध का नवाब पराजित हुआ, बंगाल पराजित हुआ, यानी कि बंगाल से बढ़कर अब मुगल साम्राज्य और अवध तक भी जो है वो अंग्रेजों ने अपने पैर पसार लिए। तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि जो कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, इस युद्ध को जीतने के बाद भारत की एक राजनीतिक शक्ति बनकर ये उभरती है। अब 1757 से अगर 100 साल हम गिने तो 100वें साल में आता है 1857 और इसी वर्ष ये क्रांति हुई। तो इन 100 सालों का जो ये गैप है, 100 वर्षों का जो गैप है, इस गैप में अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ जो कुछ भी गलत किया, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक तरीके से जो भारतीयों को परेशान किया गया अंग्रेजों के द्वारा, वो सभी इस क्रांति के कारण होंगे। इन 100 सालों में चाहे वो अंग्रेजों की भूराजस्व व्यवस्था हो, या अंग्रेजों की व्यापार नीति हो, या अंग्रेजों के औद्योगिकीकरण के कारण भारत के उद्योग धंधों का खत्म होना हो, या भारत के जो शासक थे, चाहे वो बहादुर शाह जफर हो या कई और अन्य जो शासक हैं वो हो, चाहे वो बाजीराव पेशवा हो, इन सभी के साथ, इनके सम्मान के साथ जो गलत किया गया, और भी कई सारे कारण हम ले सकते हैं। तो इन 100 सालों में अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ जो भी किया वो सब 1857 की क्रांति के कारण थे। लेकिन इसका जो तत्कालीन कारण था, वो तात्कालीन कारण क्या था, यहां कई बार क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। तो यहां ये 100 सालों की जो कारणों की एक श्रृंखला बनती है, ये तो इसके दूरगामी कारण थे। अब इन 100 सालों में आप जो भी आपके ऑप्शन में आए, जो भारतीयों के साथ आपको लगे कि ये गलत हुआ, वो सब इसके कारण माने जा सकते हैं। लेकिन इस क्रांति का एक तात्कालिक कारण भी था। तात्कालिक मतलब कि ये इतने दिनों से, 100 सालों से सहन कर रहे थे, लेकिन जो कारण सबसे मेन रहा, वो कारण क्या था? तो साहब, इस क्रांति का तात्कालिक कारण जो है वो होगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, यानी कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। क्या मामला था? मामला यह था कि पहले
राइफल चला करती थी जिसका नाम है ब्राउन बेस राइफल, जो अंग्रेजों के द्वारा अपने सैनिकों को दी जाती थी। लेकिन जब क्रीमिया का युद्ध हुआ चाइना के साथ अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने एक नई राइफल का निर्माण किया, और वो राइफल कौन सी थी? उसका नाम था न्यू एनफील्ड राइफल। यानी कि ब्राउन बेस राइफल की जगह न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग अंग्रेजों ने यहां पे प्रारंभ किया। अब क्या था इस न्यू एनफील्ड राइफल में जो इसका तात्कालिक कारण बना? तो दोस्तों, इसका जो कारतूस था, उस कारतूस के ऊपर जो खोल था जिसमें उसकी पिकेटिंग की गई थी, तो ये अफवाह फैलाई गई, ये माना जाता है कि वो जो कारतूस दांतों से काटना पड़ता था बारूद निकालने के लिए, वो जो उसकी ऊपर की लेयर थी वो चर्बी से बनी थी। गाय और भैंस की, गाय और सूअर की जो चर्बी है, उस चर्बी से उसका निर्माण किया गया था। चूंकि अब जो सेना थी उसमें भारतीय भी थे और मुस्लिम भी थे, मतलब हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। हिंदू जो होंगे वो गाय की चर्बी को मुंह में नहीं लेंगे, और इस्लाम में सूअर को हराम माना गया है। तो सैनिकों ने यहां विद्रोह किया। अब ये चर्बी वाले विद्रोहों, जो चर्बी वाले कारतूसों की जो पहली घटना हुई, ये घटना होती है बैरकपुर छावनी में, और बैरकपुर छावनी पड़ती है बंगाल में। बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट थी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि पैदल सेना, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, एक सैनिक टुकड़ी थी। इस 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, कलकत्ता का ब्राह्मण था, जिसका नाम था मंगल पांडे। इस मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने इसको प्रताड़ित किया, इसके ऊपर दबाव बनाया। अंततः मंगल पांडे ने कहा कि चलो ठीक है, मेरे हाथ में दो राइफल, मैं इस राइफल को चलाता हूं। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों के दंभ को समाप्त करने के लिए मंगल पांडे ने, जो अंग्रेज अधिकारी थे, सार्जेंट बाग और हडसन, इनकी हत्या मंगल पांडे ने कर दी। बदले में मंगल पांडे को भी फांसी की सजा हुई, और यह फांसी की सजा हुई 8 अप्रैल 1857 को। अब मंगल पांडे को जो फांसी की सजा हुई, इस फांसी की सजा के कारण ही भारत के अंदर यह क्रांति विस्फोट के रूप में बाहर आई। यानी कि 1857 क्रांति का जो कारण था, तात्कालिक कारण, उस तात्कालिक कारण में हमने देखा कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से सैनिकों ने मना कर दिया। ब्राउन बेस राइफल की जगह न्यू एनफील्ड राइफल थी, और इसमें चर्बी वाले कारतूस लगाए जाते थे। बैरकपुर छावनी जो बंगाल में है, उसकी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे के द्वारा मना कर दिया गया कि मैं इस राइफल को नहीं चलाऊंगा। यानी कि इसका जो चर्बी काटने की जो प्रक्रिया है कारतूस भरने के दौरान, बारूद भरने के दौरान, वो मैं नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने दबाव बनाया, तो मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, और बाद में मंगल पांडे को जो है वो फांसी दे दी गई। तो ये इसका तात्कालिक कारण था, और मंगल पांडे की जो फांसी हुई 8 फरवरी को, इसी वजह से फिर भारत के अंदर जो है ये स्थानों स्थानों पर, जगह जगह पर ये क्रांति आगे बढ़ती गई। अब ये तथ्य हमने देखा कि 1857 क्रांति क्यों हुई, कारण क्या था। आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले एक पॉइंट हम यहां लेंगे जिसमें कुछ तथ्यात्मक बातें करेंगे, और यहां से काफी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय स्थिति देखते हैं, कई तथ्य यहां से पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय, तो सब क्रांति के समय ब्रिटेन की जो महारानी थी, इनका नाम था विक्टोरिया। इसी 1857 की क्रांति के समय जो इंग्लैंड का या ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, उसका नाम था लॉर्ड पाम स्टर्न। इस समय
भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इस समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो नाम आएगा लॉरेंस। और आगे देखें तो इस समय यानी कि क्रांति की तिथि कौन सी निश्चित की गई थी? तो क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857। यानी कि देश के अंदर ये 100 सालों का जो गुस्सा था लोगों में, ये क्रांति के रूप में आएगा। और इसकी रणनीति कब बनाई गई? 31 मई 1857 को। आगे हम देखते हैं कि क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाम आएगा कमल का फूल और रोटी। यानी कि जिन राज्यों में, जिन स्थानों पर क्रांति शुरू होने वाली थी या क्रांतिकारियों का समर्थन प्राप्त करना था, वहां पे उन क्रांतिकारियों ने फूल और रोटी वहां पे प्रतीक के रूप में भेजी। अगर इन्होंने फूल और रोटी एक्सेप्ट किया तो यानी कि ये लोग हमारे समर्थन में है, क्रांति के समर्थन में है। अब बात करते हैं कि साहब भारत में क्रांति की शुरुआत कहां हुई? तो भारत में क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। कहां से होती है? तो साहब मेरठ, यूपी से इस क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से 10 मई 1857 को। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई 28 मई 1857 को, और ये होती है आपके नसीराबाद छावनी से, और नसीराबाद है आपके अजमेर में। तो ये कुछ तथ्य थे क्रांति से संबंधित। आगे हम देखें तो इस समय, क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, और इन 6 सैनिक छावनियों के अंदर नाम आता है नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी, जो नीमच मध्य प्रदेश में है, वो उस समय मेवाड़ रियासत का शासन वहां पर चलता था, इसलिए मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ही यहां पर शासन संभालते थे। उसके बाद देवली छावनी, फिर थी एरिनपुरा जो पाली में है, देवली आपका टोंक में है। उसके बाद ब्यावर जो कि अजमेर में है, और ब्यावर के बाद में है खेरवाड़ा, ये आपके उदयपुर में है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया कि एरिनपुरा के अंदर जोधपुर लीजियन सेना थी, ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन थी, खेरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भील कोर थी, देवली के अंदर कोटा कोंट लीजेंट्स थी, और नीमच और नसीराबाद में रेगुलर आर्मी का यहाँ पे शासन था। यानी कि छावनियों के अंदर सेना की जो टुकड़ी थी वो अलग अलग नामों से स्थापित थी। अब सब ये 6 सैनिक छावनियां हमने देखा कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। इन 6 सैनिक छावनियों में से ब्यावर और खेरवाड़ा, ये 2 ऐसी छावनियां थी जिन्होंने इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। यानी कि क्वेश्चन कई बार आया है कि राजस्थान की ऐसी सैनिक छावनियां जिन्होंने 1857 क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, तो आंसर होगा आपका ब्यावर और खेरवाड़ा। यानी कि बाकी इन चारों सैनिक छावनियों ने इस क्रांति के अंदर हिस्सा लिया। आगे हम बात करें तो साहब 1857 क्रांति के समय कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से शासक थे
और कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये तीन चीजें भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन कई बार यहां से भी आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं उदयपुर यानी कि मेवाड़ रियासत की। तो उदयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था शावर्स, मेजर शावर्स, और यहां के जो शासक थे उनका नाम था महाराणा स्वरूप सिंह। आगे बात करें उदयपुर के बाद अगर मैं बात करूं जयपुर, तो जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था कैप्टन ईडन, और यहां के जो शासक थे उनका नाम था राम सिंह सेकेंड। अगली बात करूं तो जोधपुर यानी कि मारवाड़ रियासत, जोधपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मैकमोसेन, और यहां के जो शासक थे उनका नाम था तख्त सिंह। आगे हम बात करें कोटा, तो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मेजर बर्टन, और यहां के शासक का नाम भी था राम सिंह सेकेंड। अगली अगर मैं बात करूं भरतपुर की, तो भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मॉरिसन, और यहां के शासक का नाम था महाराजा जसवंत सिंह सेकेंड। तो 1857 क्रांति के संदर्भ में हमने ये कुछ तथ्य यहाँ पे देखे हैं, और इन तथ्यों के अंदर मैंने आपको बताया कि 1857 क्रांति की जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना या तत्कालिक कारण जो रहा वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, क्योंकि ब्राउन बेस राइफल की जगह अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ किया। एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करके इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। तो बैरकपुर छावनी जो बंगाल में है, बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे के द्वारा विरोध किया गया और अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इसकी वजह से इसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हुई, और जब ये फांसी की सजा हुई तो ये खबर इतनी आग की तरह फैली, इसने इतने ज्वलनशीलता का काम किया कि जो क्रांति 31 मई 1857 को निश्चित की गई थी कि 31 मई को पूरे देश में एक साथ क्रांति की जाएगी, उस क्रांति की शुरुआत भारत में 10 मई को ही हो जाती है। अब 31 मई तारीख निश्चित है और 10 मई को अगर क्रांति हो गई तो जाहिर सी बात है कि यह क्रांति सफल तो नहीं होने वाली। क्योंकि अगर मान लो आपका एग्जाम के लिए बता दिया जाए कि साहब पटवार का एग्जाम फरवरी में होगा या राजस्थान पुलिस का एग्जाम फरवरी में होगा, और कल ही पेपर के अंदर न्यूज आ जाए कि साहब 3 महीने बाद ही आपका पेपर है, यानी कि नवंबर दिसंबर के अंदर आपका पेपर है, तो आपकी तैयारी जो है वो फरवरी के हिसाब से थी, फरवरी 2021 के हिसाब से। लेकिन पहले ही ये क्रांति हो गई, यानी कि पहले ही ये आपकी परीक्षा आ गई, तो आप जिस तैयारी के साथ थे तो उस तैयारी में कुछ तो कमी रही, इसीलिए ये क्रांति सफल नहीं हुई। तो भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ में, और राजस्थान में शुरुआत हुई 28 मई 1857 में नसीराबाद से। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान में क्रांति का श्री गणेश कहां से हुआ, तो आंसर होगा साहब नसीराबाद से हुआ। अगला हमने देखा कि राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा। इन चारों सैनिक छावनियों ने इस क्रांति के अंदर भाग लिया, लेकिन ब्यावर और खेरवाड़ा जो छावनियां थी इन्होंने इस क्रांति के अंदर हिस्सा नहीं लिया। अब हम देखते हैं कि साहब ये तो हमने तथ्यात्मक चीजें देखी, अब क्रांति क्या थी, किस प्रकार ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हुई। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैप के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे। मानते हैं ये भारत का नक्शा है, यहां पे है ये बंगाल, और बंगाल में जो छावनी है इसका नाम है बैरकपुर छावनी, और बैरकपुर छावनी का जो सिपाही था मंगल पांडे। इस मंगल पांडे को फांसी हुई 8 अप्रैल 1857। अब पहले जो है दूरसंचार के साधन नहीं थे, इंटरनेट का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो खबर जो है वो आदमियों के माध्यम से आती थी, संदेशवाहक के माध्यम से आती थी।
तो बंगाल में क्योंकि पहले ही क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857, लेकिन इससे पहले जो फांसी की घटना हुई 1 महीने पूर्व, तो जब यह खबर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में फैली तो ये लगभग 1 महीना का टाइम यहां लग गया। और ये वाला जो एरिया था, स्पेशली यूपी वाला एरिया, इस यूपी वाले एरिया में अगर मैं बात करूं तो यहां पड़ता है आपका मेरठ। क्रांति होनी है 31 तारीख को, लेकिन उससे पहले मंगल पांडे की फांसी की जैसे ही खबर सुनी तो मेरठ के जो सिपाही थे, इन मेरठ के सिपाहियों ने यहां पे लठ बजा दिया, विद्रोह कर दिया। और जब मेरठ की क्रांति की सूचना राजस्थान पहुंची, ये आपका राजस्थान है मान लेते हैं, जब राजस्थान पहुंची तो एक बात बताओ, भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? बिल्कुल मध्य से हुई। तो राजस्थान में भी क्रांति कहां से शुरू होगी? बिल्कुल मध्य से होगी। राजस्थान का जो हृदय है, हृदय यानी कि अजमेर, और अजमेर में सैनिक छावनी थी नसीराबाद। तो भारत में भी क्रांति मध्य यानी कि मेरठ से हुई, और नसीराबाद में भी क्रांति यानी कि राजस्थान के मध्य से ही प्रारंभ हुई। अब हम देखते हैं क्रांति के बारे में कि साहब कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा विद्रोह हुआ, क्या क्या विद्रोह रहा, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहां देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम डालेंगे नसीराबाद में क्रांति। और नसीराबाद में क्रांति कब हुई? आप सभी को पता है कि साहब ये क्रांति 28 मई 1857 को हुई। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि नसीराबाद में जो क्रांति हुई, इसे ही राजस्थान में क्रांति का क्या माना जाता है? श्री गणेश माना जाता है। यानी कि क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई? तो साहब क्रांति की शुरुआत राजस्थान में 28 मई को नसीराबाद से प्रारंभ हुई। अगली चीज देखें, क्या समस्या थी यहां? तो यहां का जो छावनी सुप्रीडेंट था उसका नाम था मेजर प्रिचार्ड। छावनी का जो सबसे बड़ा अधिकारी था सुप्रीडेंट, उसका नाम था प्रिचार्ड। अब यहां समस्या क्या थी? मान लेते हैं ये आपका राजस्थान है, और राजस्थान में ये आपका अजमेर है। राजस्थान में ये आपका अजमेर है। अब अजमेर में एक स्थान तो है ये मैगजीन का किला, एम लिखकर मैंने आपको बताया, और एक अजमेर में स्थान है ये नसीराबाद छावनी। एम यानी मैगजीन दुर्ग और एन यानी नसीराबाद। मैगजीन का दुर्ग जो है इस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा शस्त्रागार जो था, अंग्रेज जो पूरे राजस्थान का जो शासन प्रशासन अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था वो मैगजीन दुर्ग से ही चलाया जाता था। यहां जो सैनिक छावनी तैनात थी इसका नाम था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। और नसीराबाद में जो सैनिक छावनी मौजूद थी उसका नाम था 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। अब चूंकि ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, इसकी जो सदस्य संख्या 3 में सबसे ज्यादा कौन थे? बंगाली थे। ये बंगाल से आए थे। अब मंगल पांडे ने जो हरकत की अंग्रेजों के साथ, वो कहां हुई? वो भी बंगाल में हुई। तो प्रिचार्ड के दिमाग में एक चीज आई कि यार ये साले बंगाली जो हैं, हो सकता है ये भी इनके मन में विद्रोह की कोई ना कोई रणनीति लेकर आए हो, या मंगल पांडे की फांसी की सजा जो हुई उसके बारे में, जैसे मेरठ में विद्रोह हुआ वैसे हो सकता है कि ये मैगजीन किले में तैनात जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हैं, हो सकता है ये भी विद्रोह कर दे। तो क्यों ना इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को मैगजीन के किले से हटा दिया जाए, क्योंकि मैगजीन का किला अंग्रेजों का गढ़ है। अंग्रेजों का पूरा हथियार बारूद जो है वो मैगजीन के किले के अंदर है। अगर मैगजीन के किले पर अधिकार कर लिया जाए तो अंग्रेज यहां से खत्म हो जाएंगे। तो प्रिचार्ड ने दिमाग लगाया और इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का ट्रांसफर भी कहां कर दिया? नसीराबाद में कर दिया। अब देखो आप, नसीराबाद में पहले ही 30वीं नेटिव इन्फेंट्री मौजूद है, अब ट्रांसफर होकर यहां पे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और आ गई, यानी कि नसीराबाद में 30वीं और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आ चुकी है। और ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो मैगजीन दुर्ग में थी,
इनके स्थान पर मेर बटालियन को यहां बुला लिया जाता है। जो मेरवाड़ा बटालियन मैंने आपको बताया था ब्यावर में, तो 15वीं और 30वीं ये तो है नसीराबाद में, और 15वीं के स्थान पर मैगजीन के किले में मेर बटालियन को बुला लिया गया। अब इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के प्रति अंग्रेजों ने अविश्वास दिखाया। तो इन सैनिकों ने कहा कि हम अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पूरा जिंदगी हमने तुम्हारे लिए लगा दी, तुम्हारी स्वामी भक्ति में लगा दी, और क्या तुम्हें हमारे लिए इतना सा विश्वास तुम्हारे मन में नहीं था कि हम तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेंगे? अगर इतना ही अविश्वास है तो कोई बात नहीं, अब जो विद्रोह नहीं करते अब हम तुम्हें विद्रोह करके ही बताएंगे। तो यहां बताया जाता है कि विद्रोह प्रारंभ किया 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, और फिर बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनमें आके मिल गई। तो यहां सबसे पहली चीज लिखी जाएगी कि 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 1857 क्रांति में नसीराबाद में विद्रोह प्रारंभ किया। और इन सैनिकों ने जो विद्रोह किया इसमें कैप्टन न्यूबरी एंड स्पॉटिसवुड, इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी? हत्या कर दी। और नसीराबाद के जो सैनिक थे ये यहां से कहां के लिए रवाना हो गए? अब ये रवाना हो गए दिल्ली के लिए। देखना, समझना, नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई। यहां का अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड था। नसीराबाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री पहले से ही मौजूद थी, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को भी मैगजीन दुर्ग से हटाकर कहां लगा दिया? नसीराबाद में लगा दिया। तो नसीराबाद में 15वीं और 30वीं दोनों नेटिव इन्फेंट्री हैं। अविश्वास के कारण इन्होंने विद्रोह किया और कैप्टन न्यूबरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड इन दोनों की हत्या कर दी। और विद्रोही नसीराबाद छावनी को लूटते हुए कहां निकल गए? साहब दिल्ली निकल गए। दिल्ली क्यों निकल गए पता नहीं है। दिल्ली क्यों निकल गए पता नहीं है। ये दिल्ली इसलिए निकल गए क्योंकि मेरठ के जो सैनिक थे ये भी कहां निकल गए थे अगले दिन? दिल्ली। तो भारत में आपने देखा होगा कि कोई आदमी एक काम कर देता है तो फिर वो ट्रेंड बन जाता है, फिर अगले दूसरे आदमी भी वही काम करते हैं। तो ये जो दिल्ली निकले ये इनकी कमजोरी थी। इनको दिल्ली नहीं जाना चाहिए था, इनको वापस जाना चाहिए था मैगजीन दुर्ग में। और अगर राजस्थान के अंग्रेजों पर अधिकार करना है, अंग्रेजों को पराजित करना है, तो अंग्रेजों का हथियार जब्त करना पड़ेगा। और अंग्रेजों का जो हथियार, असला बारूद जो था, वो सारा कहां पे छुपा हुआ था? वो छुपा हुआ था मैगजीन दुर्ग में। तो नसीराबाद के विद्रोहियों ने विद्रोह की शुरुआत तो कर दी, लेकिन कोई विशेष रणनीति इनके पास नहीं थी, कोई नेता इनके पास नहीं था, इसलिए भी ये क्रांति असफल हुई। दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बजाय कहां जाना चाहिए? अजमेर जाना चाहिए था। चलो, नसीराबाद में क्रांति हुई, यानी कि राजस्थान में क्रांति का श्री गणेश तो हो चुका है। अब अगली क्रांति हम देखते हैं तो हमारे सामने दूसरा विद्रोह आता है नीमच में क्रांति। तीन जून 1857 को नीमच में क्रांति होती है साहब। नीमच में क्या हुआ कि यहां का जो छावनी सुप्रिटेंडेंट था उसका नाम था कैप्टन लॉयड। कैप्टन लॉयड ने अपने एक अंग्रेज अधिकारी को बुलाया। अंग्रेज अधिकारी का नाम था कैप्टन एबोट। लॉयड जो छावनी का सुप्रिटेंडेंट है और उसका सहायक है कैप्टन एबोट। लॉयड ने कैप्टन एबोट को बुलाया और यह कहा कि यार नसीराबाद में भी क्रांति हो गई, यानी कि पहले तो मेरठ में क्रांति हुई, उसके बाद उससे प्रेरणा पाकर राजस्थान में भी अब क्रांति हो गई, और हो सकता है अपनी छावनी के अंदर भी क्रांति हो जाए। इसलिए ये जो सैनिक हैं, इन सैनिकों को बुलाओ और इन सैनिकों से बातचीत करो, इनको जैसे तैसे करके समझाओ कि अगर ऐसी कोई क्रांति राजस्थान में हुई है और अगर आपने भी क्रांति कर दी तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपको अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, आपको अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति दिखानी चाहिए। तो इस कैप्टन एबोट ने क्या किया कि सभी सिपाहियों को बुला लिया पुलिस परेड ग्राउंड में, और परेड ग्राउंड में बुलाकर सभी सैनिकों को शपथ दिलाई
कि हम इस छावनी में नसीराबाद के सैनिकों की तरह विद्रोह नहीं करेंगे, और अगर कोई बाहर के विद्रोही यहां आते हैं तो हम अंग्रेजों का साथ देंगे। लेकिन यहां पे दो सैनिक थे, एक का नाम था मोहम्मद अली बेग और एक का नाम था हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने अंग्रेजों की यह शपथ मानने से मना कर दिया, और इन्होंने खुलेआम अंग्रेजों को चेतावनी दी कि हम भी यहां पे विद्रोह करेंगे, और कहीं के विद्रोही आएंगे तो हम भी उनका बिल्कुल सहर्ष अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और अंग्रेजों का हम विरोध करेंगे। तो यहां नसीराबाद में क्रांति, नीमच में क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में क्रांति हुई। अब यहां अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं की गई, नीमच छावनी को लूटा गया, और यहां से फिर ये चले गए कहां पे? दिल्ली के रास्ते पे, यानी कि दिल्ली की ओर ये चले गए। अब थोड़ी देर के लिए हम एक अलग घटना यहां पे देखेंगे। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहां क्रांति हुई, अंग्रेजों की मारकाट की गई। तो यहां से नीमच से जो है वो अंग्रेज अधिकारी, 40 अंग्रेज अधिकारी अपनी जान बचाकर चले जाते हैं कहां पे? डूंगला गांव में। डूंगला गांव पड़ता है आपका चित्तौड़ में, डूंगला गांव पड़ता है आपका चित्तौड़ में। जब ये क्रांति हुई नीमच में, तो यहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे ये कहां भाग गए? डूंगला गांव भाग गए। अब मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, क्योंकि उस समय मैंने आपको बताया कि ये भौगोलिक रूप से तो आज कहां पे है? ये मध्य प्रदेश में है नीमच, लेकिन उस जमाने में नीमच वाला जो एरिया था, मंदसौर नीमच वाला एरिया, वो मेवाड़ के प्रशासन के अंतर्गत आता था। इसलिए महाराणा स्वरूप सिंह यहां का प्रशासन संभालते थे, और यहां के पॉलिटिकल एजेंट भी कौन होंगे? जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट होंगे, मेजर शावर्स। तो जब मेजर शावर्स को पता चला कि नीमच से भागे हुए अंग्रेज कहां रुके हुए हैं? डूंगला गांव में, रुग्गा राम के घर पे रुके हुए हैं। तो यहां पे आता है आपका मेजर शावर्स, और मेजर शावर्स इन 40 अंग्रेजों को ले जाता है कहां पे? मेवाड़ में। उस समय मेवाड़ के शासक का नाम था स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह के पास जाकर इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को स्वरूप सिंह को छोड़ देता है, और स्वरूप सिंह बाद में इनको शरण देता है। यानी क्वेश्चन है कि डूंगला गांव की घटना किस क्रांति संबंधित है? तो आंसर आएगा नीमच में हुई क्रांति से संबंधित है। स्वरूप सिंह के पास आ गए तो स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के किनारे जगत मंदिर जो था, जगनिवास महल, जग मंदिर महल, उस जग मंदिर महल के अंदर इनको रखवाया। आगे की अगर हम बात करें तो साहब मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोही कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। लेकिन दिल्ली जाने से पहले ये आ जाते हैं देवली में। नीमच के सैनिक दिल्ली जाने से पहले पहुंचते हैं देवली। देवली है आपके टोंक में। तो अगली होगी आपकी देवली में क्रांति। कब हुई? 5 जून 1857 को हुई। किसने क्रांति की? साहब नीमच के सैनिकों ने क्रांति की। और नीमच के सैनिकों के साथ ही कौन मिल गया? देवली के सैनिक मिल गए। देवली में क्रांति हुई, और फिर यहां से नीमच से ये निकलकर कहां आ गए? ये आ गए साहब टोंक में आ गए। तो फिर इन्होंने टोंक में क्रांति की। टोंक में उस समय जो नवाब था, नवाब का नाम था वजीरुद्दौला। अब ये जो वजीरुद्दौला है, ये वजीरुद्दौला है अंग्रेजों का समर्थक। वजीरुद्दौला किसका समर्थक है? अंग्रेजों का। लेकिन इस नवाब का जो मामा था, नाम था उसका मीर आलम। ये मीर आलम किसका समर्थक था? विद्रोहियों का, यानी कि सैनिकों का समर्थक था। तो जब देवली और नीमच के सैनिक टोंक आते हैं तो मीर आलम ने इन सैनिकों का साथ दिया, और इस मीर आलम की सहायता से ही इस वजीरुद्दौला को जो है कुछ समय के लिए इन्होंने नजरबंद कर दिया।
और टोंक की जनता की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान किया। जब टोंक से ये दिल्ली निकले तो रास्ते में निम्बाहेड़ा गांव आता है। निम्बाहेड़ा, तो साहब जब ये टोंक में क्रांति करके जब निम्बाहेड़ा होते हुए जब ये दिल्ली निकल रहे थे तो रास्ते में निम्बाहेड़ा में एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम है मेजर जैक्सन। मेजर जैक्सन की सेना आती है इन विद्रोहियों को रोकने के लिए, लेकिन इस मेजर जैक्सन का विरोध करने के लिए यहां पे आता है ताराचंद पटेल। टोंक जिले से संबंधित है ताराचंद पटेल। इस ताराचंद पटेल ने मेजर जैक्सन की सेना को पराजित किया, इसका सामना किया और इन विद्रोहियों को दिल्ली जाने के लिए आगे का रास्ता क्लियर किया। यानी कि नीमच छावनी के सैनिक चलते हैं देवली और देवली में जाके ये दोनों सैनिक क्रांति हो जाती है। देवली से जाते हैं टोंक और टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को नजरबंद कर देते हैं। टोंक से ये निम्बाहेड़ा होते हुए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन निम्बाहेड़ा के अंदर मेजर जैक्सन की सेना इनको रोकने के लिए आती है और ताराचंद पटेल का मेजर जैक्सन की सेना के साथ में युद्ध होता है। एक चीज यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक की क्रांति से संबंधित एक नाटक है जिसका नाम है आजमाइश। आजमाइश क्या है? यह है एक नाटक। लिखा किसने? यह लिखा है मोहम्मद मुजीब ने। टोंक की क्रांति से संबंधित एक नाटक है जिसका नाम है आजमाइश। और आजमाइश किसने लिखा? तो मोहम्मद मुजीब ने लिखा। आजमाइश में क्या है? तो आजमाइश के अंदर वर्णन मिलता है कि साहब टोंक में जो क्रांति हुई उस क्रांति में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। यह हुई आपकी देवली की क्रांति। और देवली की क्रांति के साथ साथ भी हमने देखा कि ये टोंक की क्रांति। आगे हम देखते हैं अगली क्रांति कहां हुई। तो साहब अगली क्रांति होती है चौथे नंबर पे एरिनपुरा में क्रांति। अगस्त 1857 को एरिनपुरा पड़ती है, पाली में पड़ता है एरिनपुरा। और एरिनपुरा में जो सेना थी वो सेना कौन सी थी? तो जोधपुर लीजियन थी। अब एरिनपुरा में कुछ नए सैनिक भर्ती हुए थे और नए सैनिक जो है वो प्रशिक्षण लेने हेतु गए हुए थे माउंट आबू में, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्यालय था माउंट आबू। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर्दियों तो अंग्रेज जो है वो अजमेर में रहते थे और गर्मियों के अंदर कहां चले जाते थे? माउंट आबू में इनका कार्यालय बना दिया गया था। तो माउंट आबू में जो कैंपस था उसमें प्रशिक्षण लेने हेतु नए सैनिक कहां गए हुए थे? माउंट आबू गए हुए थे। अब माउंट आबू के अंदर क्या हुआ कि तिलकराम, शीतल प्रसाद और दफेदार मोती खां, इन तीनों लोगों ने माउंट आबू के अंदर विद्रोह कर दिया। माउंट आबू में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, क्योंकि विद्रोह पूरे राजस्थान में फैल चुका था। और एरिनपुरा की क्रांति की शुरुआत किसने की? तो तिलकराम, शीतल प्रसाद और मोती खां, इन तीनों ने माउंट आबू की सैनिक छावनी को लूटा, अंग्रेज अधिकारियों को मारा और माउंट आबू से सीधे कहां आ गए? एरिनपुरा आ गए। एरिनपुरा पाली में। तो इनके जो बाकी सैनिक थे जो पहले से ऑलरेडी एरिनपुरा में थे, जोधपुर लीजियन के, इन सैनिकों को भी इन्होंने साथ लिया। और यहां पे इन एरिनपुरा के छावनी के जो सैनिक थे इन्होंने एक नारा दिया जो काफी बार पूछा गया है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे कौन से सैनिक छावनी के सैनिकों ने लगाए? तो साहब एरिनपुरा के सैनिकों ने लगाए। माउंट आबू से विद्रोह की शुरुआत हुई, एरिनपुरा आते हैं।
बाकी सैनिकों को साथ लेते हैं और चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए ये जो सैनिक है ये कहां बढ़ जाते हैं, दिल्ली की ओर बढ़ जाते हैं। कहां बढ़ जाते हैं, दिल्ली की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन दिल्ली जाने से पहले इनकी मुलाकात हो जाती है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात हो जाती है एरिनपुरा छावनी के सैनिकों की, जो जा रहे थे कहां पे, दिल्ली में। और दिल्ली जाने से पहले मुलाकात किससे हो गई, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। अब यहां एक चीज देखो आप, एरिनपुरा पड़ता है पाली में यानी कि मारवाड़ में, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और मारवाड़ का जो शासक था तख्त सिंह, इन दोनों के बीच में पहले ही पारिवारिक रंजिश थी। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने यहां पे अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए, तख्त सिंह से जाति दुश्मनी निकालने के लिए इन सैनिकों को सहारा बनाया, इन सैनिकों को रोका कि कहां जा रहे हो। एरिनपुरा के सैनिकों ने कहा कि साहब दिल्ली जा रहे हैं। क्या करोगे दिल्ली जाकर, कि अंग्रेजों को मारेंगे, कि अंग्रेजों को दिल्ली जाके बाद में मारना, पहले राजस्थान के अंग्रेजों को तो मारो, और अंग्रेजों को बाद में मारना, पहले उन लोगों को मारो जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। कि बताओ कौन दे रहा है, कि हमारे मारवाड़ का शासक तख्त सिंह दे रहा है। सैनिकों ने कहा ठीक है, सबसे पहले तो उसको मारो। तो यहां पे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अपनी दुश्मनी जो तख्त सिंह से थी, उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए इन विद्रोही सैनिकों को अपना मोहरा बनाया और इनके कंधे पर रखकर यहां पे बंदूक चलाई। हुआ ये कि जब आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे, तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ में अब सेना हो गई, यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ में यहां पे विद्रोही सैनिक हो गए, और विद्रोही सैनिकों के साथ में आसपास के जो एरिया थे, आसपास के जो ठिकाने थे, जैसे आलनियावास, गुलर, आसोप, बंतावास, रूदावास, यहां के जो ठाकुर थे, इन ठाकुरों ने भी किसका साथ दिया, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का। अब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहां पे विद्रोहियों को क्यों साथ ले रहा है, क्योंकि इसको तख्त सिंह के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी निकालनी है। इसीलिए ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के बीच में एक नया विद्रोह पनपता है, जिसे हम आउवा के विद्रोह के नाम से जानते हैं। और यहां पे फिर युद्ध होते हैं, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, और लास्ट में इनका युद्ध होगा नारनौल का युद्ध। हरियाणा में है नारनौल। इन युद्धों के माध्यम से ही हम एरिनपुरा की क्रांति को समझ सकते हैं, यानी कि एरिनपुरा की जो क्रांति थी बेसिकली माउंट आबू से शुरू होती है, क्योंकि एरिनपुरा के जो नए भर्ती हुए सैनिक थे वो माउंट आबू ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। वहां पे तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोती खां के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई। वहां अंग्रेजों को मारते हुए ये एरिनपुरा आते हैं, और एरिनपुरा में अपने और बाकी साथियों को लेते हैं और दिल्ली की ओर निकल जाते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए। और रास्ते में इनको खेरवा नामक स्थान पर आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मिलता है, और कुशाल सिंह चंपावत इनको समझाता है कि पहले तो उन लोगों को मारो जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, और अंग्रेजों का साथ दे रहा था मारवाड़ का शासक तख्त सिंह। कुशाल सिंह चंपावत की तख्त सिंह के साथ पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए वो अपनी दुश्मनी कुशाल सिंह चंपावत निकालना चाहता था मारवाड़ के शासक से। इसलिए उसने विद्रोही जो सैनिक थे क्रांति के, जो क्रांतिकारी थे, उनको अपने साथ लिया। साथ में आलनियावास, गुलर, आसोप, बंतावास, रुदावास जैसे कई ठिकानों ने भी इसका साथ दिया। और फिर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और बाकी जो ये सेना बनती है, इसका युद्ध होता है अंग्रेजों और जोधपुर की सेना के साथ। बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और नारनौल का युद्ध, ये हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर होगा हम 1857 क्रांति को उस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अभी फिलहाल हमने देखा 1857 क्रांति की पृष्ठभूमि हमने समझी, किस प्रकार अंग्रेज आए, प्लासी के युद्ध के बाद किस प्रकार इन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित की।
उसके बाद अंग्रेजों का उस समय क्या वर्चस्व था, कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, शासक कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, निश्चित तिथि क्या थी, शुरुआत राजस्थान में कब हुई, भारत में शुरुआत कब हुई, इसका तात्कालिक कारण क्या था, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। इसके अलावा नसीराबाद, नीमच और देवली के विद्रोह के बारे में हमने देखा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम ये एरिनपुरा की क्रांति कंप्लीट करके कोटा की क्रांति पढ़ेंगे, और उसके बाद राजस्थान की क्रांति में तात्या टोपे का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे, काफी क्वेश्चन आजकल आते हैं। उसके बाद राजस्थान के शासकों का इस क्रांति में क्या योगदान रहा इसके बारे में भी हम देखेंगे, और फिर ये हमारी क्रांति इस तरीके से पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हम प्रजामंडल जो किसान और जनजातीय आंदोलन है उसके बारे में देखेंगे। तब तक आप बने रहिए अभिव्यक्ति क्लासेस जयपुर के साथ। धन्यवाद।